नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा एकेडमी के YouTube वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के क्रम में यह हमारा वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पर जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हो। आइए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज। हम इसे आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ताम्र पाषाण काल क्या है? तो हम स्टार्टिंग से बात करें, दूसरी सहस्राब्दी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय आधार पर बहुत सारी छोटी छोटी संस्कृतियों का उदय हुआ। उसी के साथ ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का भी उदय हुआ। दोस्तों, यह सभ्यता न तो पूर्णतः शहरी सभ्यता थी और न ही यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के बारे में बात कहूँ तो दोस्तों, यहाँ पर पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी उपयोग होने लगा था। इसलिए इस संस्कृति को ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं। अर्थात तांबे के साथ साथ पाषाण काल पत्थरों का भी उपयोग यहाँ पर होने लगा था। अब हम इसे बात करें तो ताम्र पाषाण काल को कालक्रम के आधार पर और तकनीकी के आधार पर, कालक्रम और तकनीकी के आधार पर इसे 2 भागों में हम विभाजित कर पढ़ते हैं। पहला है ताम्र पाषाणिक संस्कृति और दूसरा है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति मतलब कि ताम्र पाषाण काल, जो कालक्रम के आधार पर हम पढ़ेंगे उसे ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति कहेंगे। और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का मतलब होता है हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो हमें ताम्र पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो है, ये पूरी संस्कृति जो है दोस्तों एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी है? एक ग्रामीण सभ्यता है। यह शहरी सभ्यता नहीं है। ग्रामीण सभ्यता है तो हमें इसकी कुछ विशेषताएं पता होनी चाहिए। ग्रामीण सभ्यता है मतलब दोस्तों यहाँ पर जो घर बनाए जाते थे, गांव में जो घर बनाए जाते थे यहाँ पर, वो घास फूस के होते थे, लकड़ी के होते थे। दूसरी बात, आयताकार, गोलाकार या वर्गाकार यहाँ पर घर बनाए जाते थे। तो ये पूर्णतः कैसी थी? एक दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। अब बात करें ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, इसे अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, एक पश्चिमी मध्य प्रदेश में और एक पश्चिमी महाराष्ट्र में। अब बात करें हम दोस्तों दक्षिण पूर्वी राजस्थान की, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान को यहाँ पर जो संस्कृति का उदय हुआ था, हम उसे आहार संस्कृति के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक इसका संकेंद्रण जो दोस्तों ये उदयपुर में था। इसका कालक्रम की अगर हम बात करें तो 2100 से लेकर के 1500 BC तक का इसका कालक्रम माना जाता है। अब ये जो संस्कृति है दोस्तों, ये बनास नदी के तट पर उत्पन्न हुई थी। इसलिए कभी कभी इसे आहार संस्कृति भी कहते हैं और कभी कभी इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि क्षेत्र कौन सा होगा? दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र होगा। तो इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, इसे आहार संस्कृति भी कहते हैं। अब बनास संस्कृति या आहार संस्कृति के स्थलों की हम बात करें तो स्थलों में मैंने यहाँ पर स्थलों के नाम लिखे हैं। उसके बाद में इन स्थलों की दोस्तों आपको डिटेल में जानकारी प्रदान करूँगा। बनास संस्कृति या फिर आहार संस्कृति में आहार, गिलुंद और बालाथल, ये 3 स्थल आते हैं आहार संस्कृति में। अब हम बात करें दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, और मालवा का ही एक क्षेत्र है दोस्तों कायथा, तो कायथा संस्कृति के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। मालवा संस्कृति का अगर हम कार्यकाल देखें दोस्तों तो 1700 से लेकर के 1200 BC तक का कार्यकाल मालवा संस्कृति का हमको मिलता है। और कायथा संस्कृति की बात करें तो 2000 से 1800 BC तक का जो कार्यकाल है वो हमको कायथा संस्कृति का मिलता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा और कायथा संस्कृति के कुछ स्थल हैं। इन स्थलों की बात करें तो मालवा जो है दोस्तों, मालवा को हमने 3 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। मतलब मालवा के अंतर्गत 2 मुख्यतः स्थल आते हैं। एक आता है नागदा, एक आता है नावदा टोली। कायथा की अगर हम बात करें तो कायथा के 3 स्थल हैं दोस्तों, एक है एरण, एक है त्रिपुरी और एक है उज्जैनी। इन सभी स्थलों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और विस्तृत जानकारी देखेंगे इनकी। अब हम बात करते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की।
पश्चिमी महाराष्ट्र को जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जोरवे संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। इसका कालक्रम 1400 से 700 BC तक का कालक्रम इसका माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि अहमदनगर जो है और इसके जो स्थल हैं और पुणे के जो स्थल हैं लगभग प्रवरा नदी के तट पर इस संस्कृति का विकास हुआ था। ये प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, वहाँ पर इन सभी स्थलों का हमें स्थलों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम इस संस्कृति के बारे में देखें तो अहमदनगर और पुणे में हमको बहुत ज़्यादा स्थल इसके जोरवे संस्कृति के प्राप्त होते हैं। अहमदनगर में कौन कौन से स्थल हैं? तो जोरवे, दैमाबाद और नेवासा, ये 3 स्थल हमको अहमदनगर से मिलते हैं। उसके बाद पुणे से अगर हम बात करें तो इनामगांव, चंदोली, सोनगांव और नासिक, ये हमें पुणे से मिलते हैं। दोस्तों मालवा संस्कृति का अगर हम बात करें तो मालवा संस्कृति का जो उदय हुआ था वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। अर्थात मालवा जो है ये नर्मदा के तट के आसपास जो क्षेत्र होते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये स्थल हमको पाए गए हैं। अब आगे हम दोस्तों हम परवर्ती हड़प्पा सभ्यता को समझते हैं। इससे पहले ताम्रपाषाण काल के बारे में हमने बात अभी की है। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो हमें ताम्रपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं उनको देखते हैं। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात में, भारत के गुजरात में पश्चिमी क्षेत्र में लाल चमकीले मृदभांड हमको मिले हैं। और ये जो लाल चमकीले मृदभांड है ये हमें ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के समय के प्राप्त हुए हैं। पंजाब व हरियाणा के क्षेत्र में पीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ऊपरी गंगा घाटी या इसी को दोस्तों गंगा यमुना दोआब क्षेत्र भी कहते हैं, यहाँ पर आपको गेरुवर्णी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला है सिंध क्षेत्र, पाकिस्तान का है ये। झूकर झांकर संस्कृति, यहाँ पर हमको नई संस्कृति झूकर झांकर संस्कृति के बारे में पता चला है। तो दोस्तों हमने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति पढ़ा, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के बारे में पढ़ा। अब इन दोनों के जो स्थल हैं हम इन स्थलों को देखते हैं और उनकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। दोस्तों अब हम स्थलों की बात करते हैं। तो मैंने आपको जो संस्कृतियाँ, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, जो स्थल बताए थे उन स्थलों को मैंने मैप पर आपके सामने बताया है। इन स्थलों के मैंने आप यहाँ पर भी स्थलों के नाम ही लिखे हैं। मैं इन स्थलों की विशेषताएं बोलूँगा तो आप उसे नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अब हम आते हैं स्थलों पर। तो राजस्थान में जो जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति थी राजस्थान में, तो आहार संस्कृति की हम बात करें दोस्तों तो आहार, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए। आहार संस्कृति दोस्तों यहाँ पर कपड़े के छपाई के ठप्पे के साक्ष्य मिले अपने को, आहार संस्कृति थे। रंगाई कुंड और उद्योग जो है यहाँ पर उसके साक्ष्य अपने को आहार संस्कृति से मिलते हैं। अगला है अपन गिलिंद की बात करें। गिलिंद से क्या है? तो दोस्तों गिलिंद में हमको अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं और पत्थर और तांबे के औजार मिले हैं। बालाथल से भी हमको पत्थर और तांबे के औजार मिले हैं। अब अपन बात करते हैं इधर मालवा में आते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा है। मालवा की बात करें तो मालवा पूरे भारत में सबसे उच्च कोटि के मृदभांड जो हमको मिले हैं वो मालवा से मिले हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। यहीं पर वृषभ पूजा के साक्ष्य, जो बेल पूजा होती है वृषभ पूजा, उसके साक्ष्य भी अपने को मिलते हैं। हम बात करें नावदा टोली की, इसमें भी दोस्तों मैं महत्वपूर्ण स्थलों को बता रहा हूँ आपको। पहले नावदा टोली की बात करते हैं। तो नावदा टोली ये ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। ये ग्रामीण बस्ती थी नावदा टोली, ग्रामीण बस्ती सबसे बड़ी नावदा टोली थी। और नावदा टोली से ही हमको दोस्तों यहाँ पर अनाजों की नई नई किस्मों के साक्ष्य भी मिले हैं। चलिए अब हम आते हैं दाइमाबाद पे। दाइमाबाद है महाराष्ट्र में। दाइमाबाद की बात करें, ये मैं आपको इम्पोर्टेंट पहले बता रहा हूँ। दाइमाबाद की बात करें तो यहाँ से दोस्तों दाइमाबाद को ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती कहा जाता है और नावदा टोली को सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। दाइमाबाद ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती है और यहाँ पर दाइमाबाद से हमको कांसे के रथ के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। हमको एक कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। फिर हम बात करें निवासा की, तो निवासा से हम अगर बात करते हैं तो हमको पटसन के और चावल के साक्ष्य हमको निवासा से मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इनाम गांव की। यहाँ पर है इनाम गांव, आप लिखते चलिए
इनाम गांव की बात करते हैं तो इनाम गांव से हमको किलेबंद बस्ती और वर्ग विभाजन के साक्ष्य हमको इनाम गांव से मिलते हैं। दोस्तों इसमें ये जो कायथा है, ये कायथा मध्य प्रदेश में जो काली सिंध नदी है इसके बाईं ओर के क्षेत्र में कायथा का स्थल फैला हुआ है। तो यहाँ पर से हमको ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों ये जो मैंने स्थलों की आपको विशेषताएं बताई है, ये महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई है। बाकी क्या आपको स्थल और वह स्थल कहाँ पर पाए जा रहे हैं ये नाम याद करना है, इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।